जय श्री राम बच्चों, मैं नितेश कुमार मुदगल आप सभी का अपने YouTube चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। जी बच्चों, हम देख रहे हैं आज आप सभी के लिए हम कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। आज आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं कक्षा 9 की विज्ञान। तो आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि देखिए ये जो बुक है ये कक्षा 9 की जो अब की बार कोर्स चेंज हो चुका है आपका, ठीक है। तो आप सभी को ये वाली बुक लेकर आनी है। तो आप सभी के पास या तो होगी ये बुक, और जिनके पास नहीं है तो वो सब ये बुक लेकर आएंगे, क्योंकि अब की बार जो कोर्स है आपका वो चेंज हुआ है। वापस से NCERT वाला कोर्स आपके लागू किया गया है। तो देखते हैं बच्चों, आज हम आपकी जो बुक है उसका पहला अध्याय चालू करने वाले हैं, पहला चैप्टर, जो कि बहुत आसान है। हम कोशिश करेंगे कि आपको एक एक चीज़ बहुत खोल के समझाया जाए, बहुत आसान भाषा में समझाया जाए, ताकि आपको वो अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो एक एक पॉइंट को आप समझना। जिनके पास बुक है वो अपनी बुक को आराम से खोल कर रखें, उसमें देखते रहें, ठीक है। या फिर एक काम करें, सबसे पहले आप इस पूरी वीडियो को जो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, इस पूरी वीडियो को अच्छे से पहले देखें, ठीक है। देखने के बाद में उसे समझते जाएं, इसे नोट करते जाएं, जो भी बातें हैं उसे आप नोट करते जाएं। और जब पूरा ये चैप्टर हो जाता है अपना, यानी कि जो आज की ये वीडियो खत्म हो जाएगी, खत्म होने के बाद में आप अपनी बुक को उठाइए, जहां तक आज में इस वीडियो में आप पढ़ेंगे उसको पूरा एक बार खुद पढ़िए। जिससे क्या होगा, आपका रिवीजन होगा, आपका एक बार दोहरान हो जाएगा और वो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो समझते हैं इस चीज को। तो आज चालू करते हैं। आपका जो पहला चैप्टर है कि हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ। तो देखिए बच्चों, एक एक शब्द को अच्छे से समझने की कोशिश करना आप कि हम क्या कह रहे हैं आपसे। हमारे आसपास के पदार्थ कौन है? हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास आप सब देखते हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, यानी जो भी हम कुछ देख रहे हैं, जैसे हम पहाड़ देख रहे हैं, हम नदियां देख रहे हैं, हम पत्थर देख रहे हैं, या कुछ भी, कोई चाहे वो क्या हो, सजीव हो, चाहे क्या हो, सजीव, या फिर क्या हो, वो निर्जीव हो। चाहे सजीव हो और चाहे निर्जीव हो, कोई भी हो, वो हमारे सामने हम देख रहे हैं ना, तो ये सभी क्या है? हमारे लिए पदार्थ हैं। समझने की कोशिश करना। जैसे आपने कोई पत्थर देखा, आपने कोई कांच देखा, अपने घर के जितने भी आपके उपकरण हैं वो सभी, हम खुद, जितने भी जानवर हैं, जो तारे हैं, जो पृथ्वी है, ये सब क्या है? अपने आप में एक पदार्थ हैं। तो हम जो कुछ भी देख रहे हैं अपने आसपास, वो सब क्या कहलाता है बच्चों? वो कहलाता है पदार्थ कहलाता है। अब चाहे वो सजीव हो और चाहे वो निर्जीव हो। ये आपको समझ में आई कि पदार्थ क्या हो गए। अब अगर इस पदार्थ को मैं विज्ञान की भाषा में, देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं विज्ञान। तो आपको ये तो हो गई अपनी जनरल बात, सामान्य बातें, लेकिन अगर हम इसे विज्ञान की भाषा में बात करते हैं तो वो पूछेगा कि पदार्थ क्या होते हैं। तो अगर हम इसे देखें तो पदार्थ क्या होते हैं, समझना कि पदार्थ जिनका क्या होता है? द्रव्यमान होता है, जिनका द्रव्यमान होता है, पहली बात। दूसरा, जो स्थान घेरते हैं, स्थान घेरते हैं। समझना क्या कह रहा हूं मैं आपसे कि जिनका क्या होता है? द्रव्यमान होता है। क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान होता है। और जो वस्तुएं क्या करती हैं? स्थान घेरती हैं, वो क्या कहलाते हैं? सभी पदार्थ कहलाते हैं। अब आपके सामने दो शब्द आ गए नए, एक तो है द्रव्यमान। तो समझना इसे कि द्रव्यमान क्या होता है। देखिए बहुत आसानी से समझ में आएगा आपको, इनको समझना कि द्रव्यमान क्या है। जैसे आपके सामने एक पत्थर है, छोटा सा पत्थर है, जैसे आप एक बाट की बात करते हैं, 1 किलोग्राम उसका वजन है। आप सब्जी लेने जाते हैं बाजार में, ठीक है, वो आपको तोलता है तराजू पर सब्जी, तो एक तरफ वो उस पे जो बाट रखता है उसका एक वजन होता है। क्या होता है बच्चों? उसका वजन होता है, या आप ये कह सकते हो उसका एक भार होता है। भार होता है ना, तो उस भार को, जो उस पदार्थ का भार है, वही उसका क्या है? द्रव्यमान है। यानी आप ये कह सकते हो कि कोई भी वस्तु
जिनसे मिलकर बनी होती है या जिन कणों से मिलकर बनी होती है उनकी वजह से जो उनका भार बनता है वही इसका क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। जैसे आपके घर पे मान लीजिए कोई भी एक बर्तन है, ठीक है, उस बर्तन को आप उठाते हो तो आपको क्या लगता है, वजन लगता है। आपके घर में बाल्टी है, आपने उसे उठाया तो उसके अंदर क्या था, वजन था, तो वो वजन ही उसका क्या है, द्रव्यमान है। कि जिन पदार्थों से वो मिलकर बनी हुई है वो उसका क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। तो आपको ये समझ में आया कि द्रव्यमान तो क्या होता है कि जिसका क्या होता है, वजन होता है या भार होता है, वो क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है उस वस्तु का। क्लियर रहेगा। अगर मैं बात करता हूं कि जो वस्तु जितना स्थान घेरती है, समझना इसे, स्थान घेरती है मतलब मैं इसका क्या बात कर रहा हूं, इसका आयतन। आयतन क्या कहते हैं, उसे हम आयतन कहते हैं। कैसे समझेंगे कि जैसे आप किसी भी बर्तन के अंदर, आपके घर पे एक ग्लास है, ठीक है, उस ग्लास में आपने पानी भरा है, तो पानी जितना उसके अंदर आया है, उस ग्लास में अगर ऐसा एक ग्लास है और इस ग्लास में अगर हम क्या भर रहे हैं, पानी भर रहे हैं, क्या भर रहे हैं, पानी भर रहे हैं, तो जितना पानी इसमें आएगा तो वह इसका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। किसी भी बर्तन में, किसी भी वस्तु में जितना कोई पदार्थ समा सकता है उसके अंदर, वो उसका क्या कहलाता है, हमेशा आयतन कहलाता है। और जितना उसके अंदर वजन होता है, उसका भार होता है, वो उसका क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। तो दोनों में अंतर समझ में आया है आपको कि अगर एक बर्तन है, अगर आप उसे उठाते हैं तो उसके अंदर वजन है, तो वो उसका क्या है, द्रव्यमान है, ठीक है। और अगर उसके अंदर जितना पदार्थ समा रहा है, आप उसके अंदर दूध भर रहे हैं, पानी भर रहे हैं, कुछ भी जितना सामान उसके अंदर आ रहा है वो उसका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। तो ये दोनों बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए कि पदार्थ किसे कहते हैं। क्लियर रहेगा यहां तक। अब देखते हैं इसके आगे कि पहले इन पदार्थों के बारे में भी, जैसे मैंने आपको बताया कि इन पदार्थों में क्या होता है कि छोटे छोटे अणु पाए जाते हैं। ये सब छोटे छोटे चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, बिल्कुल सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। इन सूक्ष्म कणों के कारण ही इनके अंदर भार होता है, वजन होता है। जैसे आप किसी पत्थर को लेते हैं, आप उसे तोड़ते हैं तो आप खुद देखते होंगे कि वो छोटे छोटे कणों में टूट जाता है, और उन कणों को अगर हम जोड़ देते हैं तो वही तो उसका क्या है, भार कहलाता है, उसका वजन होता है। तो अगर हम बात करते हैं प्राचीन जमाने में, यानी कि पहले युग में, प्राचीन युग में, पुराने जमाने में, यानी बहुत पहले प्राचीन युग में ये माना जाता था कि जो ये पदार्थ हैं, जो भी पदार्थ है, जो कुछ आप देख रहे हैं, उन सब का निर्माण, इन सभी का, ये जो पदार्थ हैं, चाहे इसके अंदर कौन सजीव हो, चाहे इसमें निर्जीव हो, इन सब का जो निर्माण है 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। इनका निर्माण किन से होता है, 5 तत्वों से होता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, पंच तत्व। क्या कहते हैं बच्चों, पंच तत्व कहते हैं। अब ये 5 तत्व कौन कौन से हैं, तो उन्हें देखिए आप। ये 5 तत्व कौन कौन से हैं, सबसे पहले जल, सेकंड है वायु, आकाश, अग्नि, और वायु, जल, आकाश, अग्नि और पृथ्वी। देखिए ये 5 तत्व हैं जिनसे मिलकर प्रत्येक जीव बना हुआ है, चाहे वो प्रत्येक पदार्थ बना हुआ है, चाहे वो सजीव है या निर्जीव है। ये कौन मानते थे, प्राचीन जमाने के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ऐसा बताया। प्राचीन युग में क्या माना जाता था कि सभी का निर्माण किनसे हुआ है, पंच तत्वों से हुआ है। 5 जो तत्व हैं उनसे मिलकर हुआ है। और 5 तत्व कौन कौन से हैं, जल, वायु, आकाश, अग्नि और पृथ्वी, इन 5 से मिलकर हुआ है। तो क्या हमारा जो निर्माण है क्या इन्हीं से हुआ है, जब इसके बारे में बाद में प्रयोग किया गया। आज की बात करते हैं, आधुनिक जो जमाना है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, हमने इसका वैज्ञानिक जो हमारे हुए, उन्होंने इसका पता लगाया, तो उन्होंने कहा कि इनसे इनका निर्माण
नहीं हुआ है। जो भी इन्होंने बताया पहले कि किन से हुआ है, पंच तत्वों से, तो अब जो आधुनिक है उन्होंने क्या बताया कि इनका निर्माण इनसे नहीं हुआ है। उन्होंने क्या किया, जो पदार्थ है, कौन है, पदार्थ है, उसको दो तरीके से बांटा। जो पदार्थ होता है इसको, इसके भौतिक गुण, ध्यान से समझना एक एक बात, इसके भौतिक गुण और इसके रासायनिक गुण, इसके भौतिक गुण और उसके क्या होते हैं, रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा है। मतलब कि पदार्थ के अंदर क्या क्या होते हैं, भौतिक गुण भी होते हैं और पदार्थ के अंदर क्या होते हैं, उसके कुछ रासायनिक गुण भी होते हैं। अब आप ये बोलेंगे कि साहब ये भौतिक गुण क्या होते हैं और रासायनिक गुण क्या होते हैं, तो इन्हें एक एक करके समझना कि भौतिक गुण तो क्या होते हैं और रासायनिक गुण क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी, भौतिक गुणों की। क्लियर है, भौतिक गुणों में आपकी जो भी आपको दिख रहा है, आपने जैसे मान लीजिए आपने ये मार्कर देखा, ठीक है, इस मार्कर में क्या क्या दिख रहा है कि ये किससे बना हुआ है। सबसे पहले तो इसकी अवस्था कि ये ठोस है, द्रव है, गैस है। तो क्या है आपके सामने, ये ठोस है। तो भौतिक गुणों में कौन कौन आते हैं, सबसे पहले इसकी अवस्था, किसका पता लगेगा, अवस्था का पता लगेगा। अब इसके बाद में और क्या दिख रहा है आपको कि ये किससे बना हुआ है, तो किसका बना हुआ है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ये किस कलर का है, रंग देख सकते हैं आप इसका, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अवस्था, इसका रंग या जिन पदार्थों से ये मिलकर बना है उस पदार्थ के बारे में। इसके अलावा जैसे अवस्था हो गया, रंग है, इसके अलावा किसी पदार्थ में से कोई गंध है, तो उन सभी के बारे में जो जानकारी मिलती है वो उस पदार्थ के कौन से लक्षण होते हैं, भौतिक लक्षण होते हैं, भौतिक गुण होते हैं। यानी कि जो कुछ हमें दिख रहा है, हमें महसूस हो रहा है, वो क्या होता है, उसका भौतिक गुण होता है, उसका भौतिक लक्षण होते हैं। जैसे आपके सामने अगर एक पानी है, पानी का ग्लास रखा हुआ है, उस पानी के ग्लास में पानी भरा हुआ है, ठीक है, उसमें पानी है, तो आप उसे देख सकते हैं, यानी उसकी अवस्था का पता लगा सकते हैं कि वो द्रव अवस्था है। तो आप अवस्था देख रहे हैं तो वो क्या है, उसका भौतिक गुण है, ठीक है। आप उसका रंग देख सकते हैं कि पानी का कैसा रंग होता है, तो जो जल होता है वो रंगहीन होता है, उसका कोई भी रंग नहीं होता है। इसके अलावा उसमें से कोई गंध आती है तो वो गंधहीन होता है। उसमें क्या, जल में कोई गंध होती है क्या, कोई भी गंध नहीं होती है, ठीक है। तो इसी वजह से जो जल है उसकी अवस्था पता लगी, हमें उसका रंग पता लगा, हमें उसकी गंध का पता लगा। तो ये सभी क्या है, उसके भौतिक गुण होते हैं। लेकिन अगर किसी पदार्थ के रासायनिक संरचना, रासायनिक संरचना के बारे में अगर जानकारी मिलती है तो वो क्या कहलाते हैं, उसके रासायनिक गुण कहलाते हैं कि वो किस तरीके से, किस संरचना से बना हुआ है। जैसे आप सभी ने कभी ना कभी पढ़ा होगा कि हम जल को कैसे लिखते हैं, H2O, ऐसे तो लिखते हैं, आप सभी को पता है ये कैसे लिखते हैं हम। रासायनिक जो इसकी संरचना है वो क्या है, H2O, रासायनिक सूत्र है इसका H2O। इस तरीके से, यानी जो जल है वो दो पदार्थों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से पदार्थ हो गए इसमें, तत्व हो गए, एक तो हो गया हाइड्रोजन और एक हो गए इसके अंदर कौन, ऑक्सीजन। दो तत्व हो गए ना, H का मतलब हाइड्रोजन, O का मतलब ऑक्सीजन, यानी दो तत्वों से मिलकर ये बना होता है। तो क्या आपको उस जल को देखने पर ये अंदाजा हो जाता है कि उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है? क्या दिखते हैं वो? नहीं दिखते हैं ना आपको। तो इसी वजह से कि जो आपको नहीं दिख रहा है, यानी कि जैसी उसकी क्या है, रासायनिक संरचना है, तो ये सब उसके क्या होंगे, रासायनिक गुण होंगे। क्लियर रहेगा। तो हमें केवल किसके बारे में बात करनी है इस चैप्टर में, भौतिक गुणों के बारे में बात करनी है कि पदार्थ के कौन कौन से भौतिक गुण होते हैं। तो हम क्या देखेंगे इस चैप्टर में, हमेशा आगे तक भौतिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से भौतिक गुण इनमें पाए जाते हैं। अब देखिए, पहली बात करते हैं, सबसे पहले एक एक लक्षण को देखते हैं भौतिक गुणों में कि जो पदार्थ है, कोई भी पदार्थ
वो किन से मिलकर बना होता है, कि कोई भी पदार्थ है वो किससे मिलकर बना होता है। आप सब बताएंगे मुझे कि किससे मिलकर बना होता है। आप सभी सोचें कि पदार्थ है वो किससे मिलकर बना होता है। तो सबसे पहला पॉइंट कि पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, अणुओं से मिलकर बना होता है। देखिए बच्चों, पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। अब ये कैसे पता लगे हमें, जैसे आपने कोई भी पदार्थ लिया, जैसे आपने पत्थर लिया एक, ठीक है, उस पत्थर को आपने तोड़ा, ठीक है, आपने उसको जब तोड़ा वो पहले दो भागों में टूटा, फिर आपने उसे और तोड़ा तो वो और टूटता गया। यानी जब शुरू में पत्थर इतना बड़ा था, ठीक है, जब आपने इसे तोड़ा तो ये छोटे छोटे कणों में टूटेगा या नहीं, टूट जाएगा ना, ठीक है। तो जब तक आप तोड़ सकते हो, ये तो ये हो गया। क्या होता है कि पदार्थ के जो कण होते हैं, पदार्थ के जो कण हैं या अणु जिसे हम कह रहे हैं, वो इतने छोटे होते हैं जो अपन को दिखते भी नहीं है, हम उसे देख भी नहीं सकते हैं अपनी आंखों से। उसे देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, तो हम इन अणुओं को नहीं देख पाते हैं। तो ये क्या कह रहा हूं मैं कि जो पदार्थ है वो छोटे छोटे अणुओं या छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, चाहे वो कोई भी पदार्थ हो आपके सामने। जैसे हम अगर हमारे शरीर की बात करते हैं, हम हमारे शरीर की बात करते हैं, जितने भी सजीव हैं, जितने भी सजीव हैं वो छोटी छोटी किन से, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। उनका शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। यह सब आपको पता है कि कोशिका को ही हम क्या कहते हैं, शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन होती है, हमारी कोशिका होती है। यानी हमारी जो पूरा शरीर बना हुआ है, जो आपको ये दिख रहा है, ये बहुत छोटी छोटी सूक्ष्म संरचनाओं से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं, सेल कहते हैं इसे, ठीक है। इसी प्रकार जो भी पदार्थ हैं, जितने भी पदार्थ हैं, वो सभी किन से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे अणुओं से या छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। अब इस चीज का भी पता लगाया जा सकता है। जैसे आपने मान लीजिए एक बीकर लिया, उसके अंदर यानी एक आपके घर पे एक ग्लास लिया, उसके अंदर पानी भरा, आप उसके अंदर एक चम्मच चीनी या फिर एक चम्मच उसके अंदर नमक डाल देते हैं। जब आप उसके अंदर घुमाएंगे तो वो पूरा उसके अंदर घुलनशील हो जाता है, मिल जाता है। तो पदार्थ के जो कण हैं वो आपस में एक दूसरे के अंदर समाहित हो जाते हैं, मिल जाते हैं, जिससे कि हमारे सामने एक दूसरी बात आती है। क्या कहते हैं उसे, कि जो पदार्थ के कण हैं, जितने भी पदार्थ के कण हैं, उनके मध्य में, ध्यान से समझना इसे भी, कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान होता है। जो पदार्थ है इसके कणों के मध्य क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, खाली जगह होती है। लेकिन क्या हमें वो दिख रही है, क्या वो खाली जगह हमें दिखती है क्या? बिल्कुल नहीं दिखती है हमें तो, क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे मानते हैं कि अगर आप जल को देखते हैं तो जल के अंदर आपको दिखता है कि कहीं पे खाली जगह है, उसमें नहीं दिखती है। लेकिन इनके प्रत्येक अणुओं के मध्य में, प्रत्येक कणों के मध्य खाली स्थान होता है। अब इसको देखने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप आपके सामने पूरा प्रयोग जो दिख रहा है आपको अभी आपकी स्क्रीन पर, यहां पर देखिए प्रयोग है, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, आपको यहां पर भी दिख रहा होगा। इस प्रयोग में क्या कह रहा है कि एक जो 100 ml जल लेते हैं, उस जल के अंदर हमने क्या डाला, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, हमने उसके अंदर डाल दिया। अब उस पोटेशियम परमैंगनेट को जब हमने उसके अंदर घोला तो जो उसका एक रंग आ गया। अब क्या करते हैं कि देखिए उसके सामने बहुत से बीकर बने हुए हैं आपके सामने,
एक बीकर में से थोड़ा सा, कितना, केवल 10 ml, केवल 10 ml उसका हिस्सा लेते हैं तथा दूसरे बीकर में डालते हैं। ऐसे ही दूसरे बीकर में से फिर 10 ml लेते हैं और तीसरे बीकर में डालते हैं। तो इस तरीके से करते करते हम 8 से 10 बार इस क्रिया को दोहराते हैं। तो आप खुद देखेंगे कि जो पहले बीकर में पोटेशियम परमैंगनेट उपस्थित था, तो लास्ट में भी वो उस बीकर में उपस्थित होता है। यानी जो पदार्थ होते हैं, समझना अभी से कि जो पदार्थ होते हैं उनके कणों के मध्य में अगर उसके कण इस तरीके से हैं, अभी मैं लास्ट में आपको समझाऊंगा इसको कि ठोस, द्रव, गैस जब पढ़ेंगे हम तीनों अवस्थाएं, तब आपको अच्छे से समझ में और आएगा इसका कि जितने भी ये पदार्थ हैं उनके ये कण हैं, इनके मध्य में क्या होता है, खाली स्थान होता है। अब जैसे ही हमने ये जल है, मानते हैं कि ये जल था, इस जल में हमने क्या डाला था, पोटेशियम परमैंगनेट डाला। क्या डाला बच्चों, पोटेशियम परमैंगनेट डाला। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट क्या करता है, इसके मध्य में जो खाली स्थान है वहां जाकर जमा हो जाता है, इसके अंदर ये अच्छे तरह से समा जाता है, जिसकी वजह से आप इसे अलग नहीं कर पाते हो। एक बीकर से दूसरे बीकर में जब हम उसे डाल रहे हैं तो चाहे उसकी मात्रा कम पहुंच रही है, लेकिन पहुंच बहुत आराम से रही है। अब ऐसा प्रयोग आपको एक घर पे भी करना है, आप कर सकते हैं। क्या होगा कि अगर आप क्या करें कि खूब सारे ऐसे बर्तन लें, जैसे गिलास ले लिया आपने, 6 गिलास ले लिया, एक गिलास में आपको केवल 2 ड्रॉप, केवल 2 बूंद डिटोल की डालनी है, यानी पानी रखना है सब में बराबर मात्रा में, उसके अंदर 2 बूंद डिटोल की डालनी है। फिर उसमें से केवल एक ढक्कन निकालकर दूसरे में डालना है, फिर उसे मिला देना है, फिर उसमें से एक ढक्कन निकालकर तीसरे में मिला देना है। इस तरीके से 4-5 में आपको करना है। जब आप 5वें ग्लास में भी देखेंगे तो उस डिटोल की खुशबू आपको वहां पर आती है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि जो पदार्थ हैं उनके कण बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें हम अपने आंखों से नहीं देख पाते हैं। दूसरी बात क्या क्लियर होती है कि जो पदार्थ के कण हैं उनके मध्य में रिक्त स्थान होता है, ठीक है, ताकि वो उनके अंदर कोई भी पदार्थ है वो आकर समा सकता है। तो उनके अंदर क्या होता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। अब बात करते हैं अगले लक्षण की कि पदार्थ के अंदर और कौन सा लक्षण पाया जाता है। तो ये दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना आप सभी को। नेक्स्ट बात करता हूं तीसरे लक्षण की कि पदार्थ के जो अणु होते हैं, कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, गतिशील होते हैं। देखिए आपके सामने मैंने लिखा कि पदार्थ के जो कण हैं, 2 बातें आपको समझ में आ गई, सबसे छोटे होते हैं, दूसरा उनके मध्य में रिक्त स्थान होता है, तीसरा कि पदार्थ के कण क्या होते हैं बच्चों, गतिशील होते हैं, यानी उनके अंदर मूवमेंट होता है, वो गति करते हैं। अब इसका कैसे पता लगेगा, देखते हैं इसे भी हम कि पदार्थ के जो कण होते हैं उनमें क्या होती है, गति होती है। आप खुद ने, आप सभी ने नोटिस किया होगा अपने घर में कि जब अपने घर में खाना बनता है तो जो गरम गरम खाना होता है उसकी खुशबू आपको काफ़ी दूर तक भी आती है। अगर आप नीचे खाना बन रहा है, आप अपने छत पर भी हैं, तो आपको उसकी खुशबू वहाँ से आ जाती है। क्यों आ जाती है, आप बताएंगे क्यों आ जाती है? क्योंकि जो खाना है वो जो बना है, ताज़ा है, वहाँ पर वो कैसा है, गर्म है, गरम खाना है। समझ रहे हो इस बात को, समझना। तो गर्म होने की वजह से जो कण होते हैं उनमें गति बढ़ जाती है, उनकी गति बढ़ जाती है। क्योंकि पदार्थ अगर गतिशील है तो आपको पता होना चाहिए कि उनके अंदर क्या है, गतिज ऊर्जा। क्या है बच्चों, गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के कण जो गतिशील होते हैं किसकी वजह से होते हैं, उनके अंदर क्या होती है, गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। और इस ऊर्जा की वजह से ही जो पदार्थ के कण हैं वो गति करते हैं। तो जब हम उनको गर्म करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हम क्या करते हैं, तापमान में वृद्धि, क्या करते हैं हम, तापमान में वृद्धि करते हैं, तापमान को बढ़ाते हैं। देखिए आपको याद रखना है ये चीज कि जब तापमान में वृद्धि होती है तो जो वस्तु है वो गर्म होगी, ठीक है, और तापमान में कमी होगी, इसका मतलब वस्तु ठंडी हो रही है,
क्लियर रहेगा। जैसे आपने सभी ने पता होगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड एक तो, और एक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ज़्यादा तापमान कौन सा है? 100 है आपके सामने। तो 100 का मतलब क्या है? ये गर्म है। और 0 का मतलब ये कैसा है? बिल्कुल ठंडा है। तो तापमान में कमी होती है तो वो वस्तु ठंडी हो रही है, या जो तापमान कमी का मतलब हो रहा है ठंडा। और तापमान में वृद्धि का मतलब क्या होता है? गर्म होता है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। तो तापमान में क्या होगी? हमेशा वृद्धि होगी। तो बेटा तापमान में वृद्धि होने से जो गतिज ऊर्जा है, देखिए ध्यान से सबको समझना, एक एक लाइन समझ में आएगी आपको कि तापमान में वृद्धि हुई है तो तापमान जब बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा में भी क्या होती है? हमेशा वृद्धि होती है। इसके अंदर भी क्या होती है? वृद्धि होती है। और जब गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी तो कण तेज गति से जो गतिशील होंगे, और जब वो तेज होंगे तो जो दूर तक गमन कर सकते हैं, आसानी से गमन कर सकते हैं। तो जो जितने भी पदार्थ हैं, ठीक है, चाहे वो ठोस, द्रव, ठोस के अंदर इतनी ज़्यादा गति होती है लेकिन इतनी गति नहीं होती है। लेकिन जो द्रव है, गैस है, इनके अंदर क्या होती है? गतिज ऊर्जा की मान ज़्यादा होता है। इसलिए जो इनके कण हैं वो हमेशा क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। तो समझ में आया आपको ये पॉइंट। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं अगला, कि जो पदार्थ है, इन पदार्थ के जो कण हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ध्यान से समझना कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए कि पदार्थ के जो कण हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आपस में बांधे रखते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी पदार्थ आप देखते हैं आपके सामने, जैसे आपने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, आप उस लकड़ी के टुकड़े को अगर देखते हैं और आप उसके अंदर एक कील ठोकने का प्रयास करते हैं, ठीक है, आपने लकड़ी का टुकड़ा रखा, उसमें आप कील ठोक रहे हैं, तो आपको कील अंदर धंसने के लिए वहां पर बल लगाना पड़ेगा, आपको चोट मारनी पड़ेगी। चोट मारेंगे आप, तो वो चोट मारेंगे, वो बल लगाएंगे, तभी तो वो अंदर प्रवेश करेगी। इसका मतलब जो लकड़ी का टुकड़ा था उसके जो कण थे वो थोड़े पास पास थे, क्योंकि वो क्या है? ठोस है। अभी हम बात करेंगे कि ठोस में कण कैसे होते हैं, द्रव में कण किस तरह से होते हैं, और गैस के कण कैसे होते हैं। ठीक है, तो ठोस के जो कण होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं, एकदम एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इस वजह से जो पदार्थ इसके अंदर आप कोई कील यहाँ पर ठोक रहे हैं, अंदर की तरफ प्रवेश करा रहे हैं उस कील को, तो इनको दूर दूर करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है? दूर करने के लिए, और आपको पता है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। आकर्षित मतलब एक दूसरे को अपनी तरफ खींचे रखते हैं, जोड़े रखते हैं। तो जब आप इसके अंदर कील को प्रवेश कराएंगे तो आपको दम लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा, उसके ऊपर दाब लगाना पड़ेगा। तो जब आप इस पर यहाँ पे दाब लगाएंगे, ठीक है, तो वो कील अंदर प्रवेश करेगी। तो दाब के कारण ही ये कण क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं, और वहां पर एक स्थान, खाली स्थान बन जाता है। जैसे आप अपने दीवार पर अगर कील ठोकने का प्रयास करेंगे, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि वो आसानी से नहीं जाती है, आपको दाब लगाना पड़ता है। ऐसे ही अगर आप एक गोताखोर हैं, आपको तैरना आता है, तो आप जब पानी के अंदर तैरते हैं, तो जो पानी के कण हैं वो भी पास पास होते हैं, तो उनको आप चीरते हुए आगे की तरफ निकलेंगे। तो उसके लिए आपको बल लगाना पड़ता है, अपने हाथ पैर आप हिलाते हैं, पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं, तब जाकर आप थोड़ा आगे तैर पाते हैं, थोड़ा आगे की तरफ बढ़ पाते हैं। तो यानी ये कण क्या होते हैं? एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, एक दूसरे से चिपके रहते हैं, जिन्हें हम हटाने के लिए बल लगाना पड़ता है। तो समझ में आया कि जो पदार्थ है उसके कण कैसे होते हैं बेटा? छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है पदार्थ, पहली बात। दूसरा कि पदार्थ के जो कण हैं उनके मध्य में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। तो वो मैंने आपको समझा दिया कि सभी पदार्थों के जितने भी कण हैं उनके मध्य में खाली स्थान
पाया जाता है। इसके बाद में हमने बात की कि पदार्थ के जो कण हैं वो कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं, उनके अंदर गतिज ऊर्जा पाई जाती है और तापमान में वृद्धि करने पर, तापमान को बढ़ाने पर जो गतिज ऊर्जा है उसका मान भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, लास्ट मैंने बात की कि पदार्थ के जो कण हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, तो उनके अंदर आकर्षण बल भी पाया जाता है। तो अब तक जो हमने पढ़ा है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको करना क्या है, इसके बाद में यहां तक आपको जो समझ में आया आपने पूरी वीडियो देख ली है। अब सभी क्या करेंगे, अपनी अपनी बुक में जहां तक मैंने इसे पढ़ाया है, ठीक है, तो जहां तक भी पढ़ाया है वो देखेंगे, यानी पदार्थ की अवस्था तक मैंने पढ़ा दिया है। पदार्थ की अवस्थाएं हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, वहां तक आपको अपनी बुक में पूरा इसको पढ़ना है, अच्छे से समझना है, समझते हुए पढ़ना है। और जो भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो एक बार वीडियो फिर से देख लेना। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में जिसके अंदर हम बात करेंगे पदार्थ की अवस्थाओं की, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, उनके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो हम आपसे मिलते हैं, तब तक आप पढ़ते रहें, घर पर रहें, सेफ रहें। ठीक है, आपकी पढ़ाई का कोई नुकसान ना हो उसके लिए हम आपके लिए प्रयास करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।